कैमरा रोलिंग एक्शन। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं डिकोड डिजिटल बजट विद दीपक अरोड़ा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 2021-22 का बजट पार्लियामेंट में पेश हो चुका है। तो बजट को डिस्कस करने से पहले आपको कुछ बातों का जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं फ्लैशबैक में। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 2020 हमारे देश के लिए बड़ा ही बुरा साल रहा है। तो इसकी वजह से हमारी इकॉनमी पूरी ही क्रैश हो चुकी है। तो इकॉनमी क्रैश होने के कारण बहुत ही लोगों की जॉब चली गई हैं, बहुत ही बिजनेस बंद हो चुके हैं। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर आपको इकॉनमी को रिवाइव करना है तो सरकार को पब्लिक के ऊपर एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए, पब्लिक के हाथ में कैश देना चाहिए, पैसा ही पैसा होगा, ताकि उनकी स्पेंडिंग बढ़ सके, उनकी सेविंग बढ़ सके और वो मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैसा इन्फ्यूज़ कर सके और एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट हो जाए। तो इसके कारण हमारी इकॉनमी रिवाइव हो सकती है। तो क्या इस एडवाइस को फाइनेंस मिनिस्टर मिस निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट में कंसीडर किया या नहीं, और हम जानेंगे कि इस बजट का इफेक्ट मिडल मैन के ऊपर क्या पड़ा और फार्मर्स को क्या इफेक्ट पड़ा। तो जानेंगे बड़ी ही सरल भाषा में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब बात किसानों के बजट के बारे में, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। जैसे कि हम जानते ही हैं कि किसान लगातार दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और लगातार कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार को हमारी परवाह ही नहीं है, और मोदी सरकार का कहना है कि हम तो किसान हितैषी हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। तो देखते हैं इस बजट में मोदी सरकार ने कितना कुछ अलॉट किया है किसानों के लिए। आइए देखते हैं। अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में, तो इस बार सरकार ने उसमें अलॉट किए हैं 65,000 करोड़ रुपये, जो कि पिछले साल था 75,000 करोड़ रुपये। और अगर मैं यूरिया की सब्सिडी के बारे में बात करूं, तो इस बार सरकार ने उसमें अलॉट किए हैं 59,000 करोड़ रुपीज़, जो कि पिछले साल था 48,000 करोड़ रुपीज़। और अगर मैं जिंक एंड नाइट्रेट के बारे में बात करूं, जिसे खाद में मिलाकर छिड़का जाता है, उसमें सरकार ने अलॉट किए हैं 21,000 करोड़ रुपीज़, जो कि पिछले साल था 24,000 करोड़ रुपीज़। जैसे कि हमने देखा, इस बार सरकार ने सब्सिडी में कमी की है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको, और क्या मरहम भी लगाया है, आइए देखते हैं। इस बार सरकार ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के सुधार में एक नई सेस की इंट्रोडक्शन की है, जिसका नाम सरकार कह रही है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस। सरकार ने कहा है कि ये सेस हम कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाएंगे, और निर्मला सीतारमण जी का ये भी कहना है कि इस सेस का बोझ हम कस्टमर्स के ऊपर नहीं पड़ने देंगे, यानी कि हम एक्सेस ड्यूटी में कुछ कमी करेंगे। अगर सेस की बात करूं, तो इस बजट में सरकार ने कैसे सेस को अलॉट किया है, आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। सरकार ने कहा है कि पेट्रोल पर 2.5 रुपीज़ पर लीटर और डीजल पर 4 रुपीज़ पर लीटर का सेस लगेगा, और एक्सेस ड्यूटी में भी उतनी ही कटौती की जाएगी। दोस्तों, अगर आपको एक्सेस ड्यूटी के बारे में नहीं पता, तो एक्सेस ड्यूटी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि प्रोडक्ट की प्रोडक्शन पर लगता है। जीएसटी से पहले हर प्रोडक्ट पर एक्सेस ड्यूटी लगती थी, लेकिन जीएसटी के आने के बाद पेट्रोलियम और शराब पर एक्सेस ड्यूटी लगती है। तो जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर एक्सेस ड्यूटी लगती है उन पर जीएसटी नहीं लगता। दोस्तों, यहाँ पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर एक्सेस ड्यूटी थी तो सरकार ने सेस को क्यों इंट्रोड्यूस किया। जैसे कि हम जानते हैं कि इस बार सरकार का रेवेन्यू तो नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि हमारी इकॉनमी रिसेशन में है और सरकार को और भी खर्चे करने हैं, जैसे वैक्सीनेशन ड्राइव चलानी है। तो सरकार ने बड़ी ही चालाकी से सेस उन प्रोडक्ट्स पर लगाया जिनकी डिमांड मंदी में भी आती है, वो है पेट्रोल और डीजल। जैसे कि हम जानते हैं कि पिछले साल पेट्रोल और डीजल की डिमांड और सेल में कमी थी, फिर भी सरकार ने उस पर टैक्स बढ़ा कर अपना रेवेन्यू कलेक्शन इंक्रीज किया। तो यही रीज़न है सरकार का नए सेस को इंट्रोड्यूस करने के लिए। दोस्तों, सरकार का ये भी कहना है कि जो सेस की अमाउंट है हम वो कंपनी के प्रॉफिट और सेविंग से रिकवर करेंगे, और सरकार का ये भी कहना है कि ये जो सेस इंट्रोड्यूस किया है हमने, वो हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है। सरकार ने कहा है कि हम इस सेस से स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी कंपनसेशन जरूर दे सकते हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर जो भी बकाया है जीएसटी का, वो इस सेस से सरकार स्टेट गवर्नमेंट को दे सकती है।
दोस्तों अगर मैं एग्रीकल्चर बजट को सम अप करूं तो एक तरह से ये बजट विन विन सिचुएशन है फार्मर्स के लिए भी और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी। और अब बात करते हैं इस बजट में कितना कुछ अलॉट हुआ है स्टेट्स गवर्नमेंट के लिए। अगर रोड प्रोजेक्ट के बारे में बात करूं तो इस बार तमिलनाडु में 3500 किलोमीटर का कॉरिडोर बनेगा और केरल में 1100 किलोमीटर का। और अगर वेस्ट बंगाल की बात करूं तो वहां बनेगा 665 किलोमीटर का। और अगर लास्ट स्टेट के बारे में बात करूं तो वो है केरल। केरल में भी सरकार ने 1300 किलोमीटर का कॉरिडोर बनाने का टारगेट किया है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात बताना चाहूँगा कि इस चारों स्टेट्स में इस साल असेंबली इलेक्शंस होने हैं, तो इससे बहुत सारे ऑपोजिशन लीडर्स का यही कहना है कि ये बजट इलेक्शंस को देख के बनाया गया है। 50 करोड़ 70 करोड़ 90 करोड़ कितना आपका क्या मानना है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब बात डिफेंस के बजट के बारे में। इस साल डिफेंस के बजट में 6,817 करोड़ रुपीस की बढ़ोतरी हुई है। और अगर मैं पिछले साल के बजट के बारे में बात करूं तो पिछले साल ये आंकड़ा था 4,71,375 करोड़ रुपीस। और अगर मैं इस साल के बजट के बारे में बात करूं तो इस साल ये आंकड़ा निकल कर आया है 4,78,195 करोड़ रुपीस। तो देखने में तो ये आंकड़ा बड़ा लगता है, लेकिन कैसे खर्च होगा यहाँ दिक्कत आती है। मजा आया मजा आया मजा आया। 1,15,850 करोड़ रुपीस जाएंगे रिटायर हो चुके सोल्जर्स की पेंशन में। 2,32,047 करोड़ रुपीस जाएंगे डिफेंस सर्विस रेवेन्यू के ऊपर, यानी कि करंट सोल्जर्स की सैलरी के ऊपर और पेट्रोल और डीजल के रोजमर्रा के खर्चों के ऊपर। 37,837 करोड़ रुपीस स्पेंड किए जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सिविल स्टाफ को इसमें से सैलरी दी जाएगी। और बाकी कुछ खर्चे जिनका कॉम्बैट से कोई रिलेशन नहीं है। अब बचे कितने? 1,35,061 करोड़ रुपीस। ये पैसे जाएंगे कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस सर्विसेज नाम के मद में। इस मद को तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण पर खर्च किया जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि हम यहाँ सेना के आधुनिक सामानों के लिए पेंशन जितना ही खर्च करना चाह रहे हैं। आप अगर पेंशन पाते हैं तो सोचकर देखिए आप पेंशन के पैसे से कितना आधुनिक सामान खरीद पाते हैं। यही बात बहुत बड़े स्केल पर रक्षा बजट पर भी लागू होती है। तो अब बात करते हैं व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के बारे में। क्या आपकी गाड़ी 20 साल पुरानी है और आप अभी तक उसको यूज़ कर रहे हैं, या फिर आपके ट्रक्स या फिर कमर्शियल व्हीकल्स चलते हैं और वो 15 साल पुराने हैं? अब ये सब नहीं चल पाएगा। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट की न्यू पॉलिसी के बारे में, जो कि है न्यू वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। अगर मैं आपको सिंपल मीनिंग में बताने की कोशिश करूं इस पॉलिसी के बारे में, तो ये पॉलिसी कहती है कि आपको अपने पुराने व्हीकल्स को कबाड़ में डालना हो। तो क्यों सरकार को इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत पड़ी? तो जैसे कि हम जानते हैं कि ऑटो इंडस्ट्री पूरी ही मंदी में जा रही है और सरकार क्लीन एनर्जी पे और ई व्हीकल्स पे ज़्यादा फोकस कर रही है, तो इसलिए सरकार ने इस पॉलिसी को लाना ज़रूरी समझा। और सरकार ने ये भी कहा है कि अगर आपके कमर्शियल व्हीकल्स 15 साल से पुराने हैं या फिर आपके पर्सनल व्हीकल्स 20 साल से पुराने हैं, उनका एक फ़िटनेस टेस्ट होगा। और अगर फ़िटनेस टेस्ट में वो अनफिट निकले तो आप उन्हें चला नहीं सकते, यानी कि आपको उनको कबाड़ में भेजना ही होगा। तो दोस्तों अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं इस पॉलिसी के रिगार्डिंग, तो इस पॉलिसी के बाद गाड़ियां सस्तियां हो सकती है। कैसे? फॉर एग्जांपल जितनी भी गाड़ियां स्क्रैप या कबाड़ में जाएंगी, उसमें से जो भी पार्ट्स अच्छे निकलेंगे कंपनी उसको उठा लेंगी और नई गाड़ी में फिट कर देंगी। इससे कंपनियों की लागत भी कम हो जाएगी और लागत कम होने से सीधा इफेक्ट कस्टमर प्राइस पे पड़ेगा। इसी कारण गाड़ियों की प्राइस में कमी हमें देखने को मिल सकती है। और अगर मैं पोल्यूशन के बारे में बात करूं तो इस पॉलिसी के बाद पोल्यूशन कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इस पॉलिसी के बाद ऑटो इंडस्ट्री में भी हमें रिवाइवल दिख सकता है। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने डोमिनो इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया था। आइए जानते हैं इस पॉलिसी के बाद डोमिनो इफेक्ट कैसे क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल इस पॉलिसी के आने के बाद अगर ऑटो इंडस्ट्री में डिमांड इंक्रीज होती है तो ऑटोमेटिकली ऑटो इंडस्ट्री में हायरिंग भी बढ़ जाएगी। हायरिंग बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से लोगों की डिमांड इंक्रीज होगी। लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में स्पेंड करेंगे। डिमांड बढ़ने से दूसरे सेक्टर्स को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। जैसे लोगों के अगर हाथ में पैसा आएगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करेंगे
ज़्यादा से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स में जाएंगे, सिनेमा हॉल्स में जाएंगे। जो भी उन्होंने अपने खर्चे कम किए हुए थे इस कोविड सिचुएशन के कारण, वो दोबारा लौट आएंगे और दूसरे सेक्टर्स में भी हायरिंग बढ़ जाएगी और एम्प्लॉयमेंट लोगों की बढ़ जाएगी। इससे लगातार ये साइकिल चलता रहेगा और हमारी इकॉनमी रिसेशन से बाहर आ जाएगी। तो इस पॉलिसी के बारे में क्या कहा श्री नितिन गडकरी जी, जो कि हमारे परिवहन मंत्री, उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। बड़े प्रमाण पर इंपोर्ट करने वाले ऑटो स्पेयर पार्ट्स पर ड्यूटी बढ़ाई गई, उसके कारण मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। और ये जो 4.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, ये पिछले साल तक यानी आने वाले साल को पूरा करेंगी तो 6 लाख करोड़ की हो जाएगी और ये देश में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल देने वाली इंडस्ट्री है। अब इसमें और दूध में शक्कर है, स्क्रैपिंग पॉलिसी जाहिर हुई है। अब स्क्रैपिंग पॉलिसी के बेनिफिट्स काफ़ी बड़े हैं और इसके कारण क्या होगा कि हमारी जो अभी वर्ल्ड के सभी ब्रांड्स हमारे देश में प्रेजेंट है, मर्सिडीज से लेकर ऑल बिग मैन्युफैक्चरर आ रहे हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल को भी इनकरेज कर रहे हैं। और कल अभी आने वाले 4-5 दिन में, अगले सप्ताह में शायद मीटिंग तय हुई है। प्रधानमंत्री जी के साइंटिफिक एडवाइज़र राघवन साहब, नीति आयोग और हमने ये जो लिथियम आयन बैटरी होती है, ये लिथियम आयन हमारे देश में नहीं है, तो इसका अल्टरनेटिव जो है एयर आयन और अलग दूसरे मेटल के आयन, एल्यूमिनियम या स्टील आयन, तो इसके आधार पर हमारी बैटरी बने और इसमें रिसर्च हो ताकि हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है स्वावलंबी बने और हम लोग हमारे वर्ल्ड में हमारी टेक्नोलॉजी के आधार पर हमें कोई इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो अभी पहली बात तो ऐसी है कि हमने लिथियम आयन बैटरी हमको इंपोर्ट करनी पड़ती है, तो इसका भी काम हमने शुरू किया है। अब बात एजुकेशन के बारे में। इस साल बजट में स्कूली एजुकेशन के लिए 55,000 करोड़ रुपीस अलॉट किए हैं, जो कि पिछले साल से 2,500 करोड़ रुपीस ज़्यादा हैं। हायर एजुकेशन की बात करें तो इस साल गवर्नमेंट ने 38,000 करोड़ रुपीस एलोकेट किए हैं हायर एजुकेशन में, जो कि पिछले साल से 5,000 करोड़ रुपीस ज़्यादा हैं। अगर कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स के बारे में बात करें तो सरकार ने बजट में कहा है कि देश के 15,000 गवर्नमेंट स्कूल्स की स्टडी की इम्पोर्टेंस इस बार बढ़ाई जाएगी। सरकार ने बजट में 100 न्यू आर्मी स्कूल्स को ओपन करने का भी फैसला लिया है, जो कि एनजीओ, प्राइवेट सेक्टर एंड स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प से खोले जाएंगे। सरकार ने बजट में ये भी फैसला लिया है कि हम अनुसूचित जाति के 4 करोड़ छात्र छात्राओं को आर्थिक मदद देंगे, जिसका टारगेट सरकार ने बताया है 35,000 करोड़ रुपीस, जो कि 6 सालों में खर्च करने का अनुमान बताया है। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। सरकार ने बजट में आदिवासी इलाकों के लिए 758 एकलव्य स्कूल बनाने का फैसला लिया है, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छी पहल है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने हायर एजुकेशन कमीशन के ऊपर बिल लाने की बात भी इस बजट में की है। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। इस हायर एजुकेशन कमीशन के बनने की बात 2019-20 के भाषण में भी की गई है, ये भी याद रखिएगा। एक अच्छी सूचना ये भी है कि इस साल लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। कुछ कटौतियां भी की गई हैं, जैसे इस बार सरकार ने बजट में मिड डे मील पर खर्च कम कर दिया गया है। इस साल सरकार ने मिड डे मील पर अलॉटमेंट की है 11,500 करोड़ की, जो कि पिछले साल थी 12,900 करोड़। दोस्तों, अब बात कुछ अहम पॉलिसीज के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि बजट हाउसिंग पॉलिसी पहले से ही चल रही है और उसमें जो भी व्यक्ति घर के लिए लोन लेता है तो उसे इंटरेस्ट में कुछ एग्जम्पशंस मिल जाती हैं। तो इस बार एग्जम्पशंस को बजट में एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि ये एग्जम्पशंस अब 2021 की जगह 2022 तक आम आदमी को मिलेगी। दोस्तों, अगर मैं ब्रीफ में बात करूं इस पॉलिसी के बारे में, तो ये पॉलिसी कहती है कि अगर आपको 45 लाख या उससे कम का मकान लेना होता है तो आपको इंटरेस्ट में 3.5 लाख तक एग्जम्पशंस मिल जाती है। तो इस बार बजट में सरकार ने उन एग्जम्पशंस को 2022 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छा डिसीजन है। अब बात करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर की। इस बजट के बाद गोल्ड एंड सिल्वर आपको सस्ता मिल सकता है, यानी कि
सरकार ने कहा है कि हम इंपोर्ट ड्यूटी गोल्ड एंड सिल्वर पर 5% कम करेंगी, जो कि पहले 12.5% थी। अब इस बजट के बाद वो 7.5% हो जाएगी। और एक बहुत ही बड़ा फैसला किया है गोल्ड से रिलेटेड कि अब इंडिया में भी फिजिकल गोल्ड एक्सचेंज खुलेंगे, यानी कि जिनको भी गोल्ड में ट्रेड करना होता है वो इस फिजिकल गोल्ड एक्सचेंज से कर सकता है। लोग पहले भी गोल्ड में ट्रेड करते थे, लेकिन उसमें उनके पास सिर्फ गोल्ड के बोन्स आते थे, फिजिकल गोल्ड की डिलीवरी नहीं होती थी। तो इस डिसीजन के बाद फिजिकल गोल्ड की डिलीवरी भी पॉसिबल हो जाएगी और इस एक्सचेंज को कंट्रोल सेबी करेगी, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट को भी कंट्रोल करती है। जैसे कि मार्केट में एक्सपेक्टेशंस थी बजट से पहले कि सरकार इस बार इनकम टैक्स स्लैब्स में कुछ एग्जम्पशंस देंगी लोगों को, बट सरकार ने इस बार इनकम टैक्स स्लैब्स को टोटली ही स्टेबल रखा है, कोई चेंजेस नहीं किए हैं। और अगर हम बात करें सरकार के 75 ईयर्स एज फार्मूला के बारे में, मतलब कि सरकार ने कहा है कि जिनकी एज 75 ईयर्स और 75 ईयर्स प्लस एज है उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भरने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर कई लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो अमिताभ बच्चन जी खुश हो गए होंगे और कहेंगे हमें तो कोई इनकम टैक्स रिटर्न भरने की कोई ज़रूरत ही नहीं। लेकिन सरकार ने एक कंडीशन रखी है। कंडीशन क्या रखी है कि जिनकी इनकम पेंशन और इंटरेस्टेड इनकम मीन्स कि इनकी इनकम आती है लैंड से, लैंड उन्होंने रेंट पे दी हुई है और वहाँ से रेंट कमाते हैं, उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मीन्स उनका सिर्फ पेपर का और सीए का खर्चा बच चुका है, लेकिन उनका ऑटोमेटिकली टैक्स डिडक्ट हो जाएगा उनके बैंक अकाउंट में। और सरकार का ये भी कहना है कि जिनकी एज 75 ईयर्स और 75 ईयर्स प्लस एज और जो बिज़नेस करते हैं उनको ITR पूरी फाइल करनी पड़ेगी और इनकम टैक्स भी उनका पूरा ही डिडक्ट होगा। तो मेरे हिसाब से ये अच्छा डिसीज़न है सरकार का, क्योंकि इससे डिजिटलाइजेशन को प्रमोशन मिलेगी। और अभी तो उन्होंने 75 ईयर्स एज वालों के लिए ही किया है, बट आने वाले टाइम में सभी एज ग्रुप को इसमें इंक्लूड करेंगे। सो इट्स अ गुड डिसीजन बाय गवर्नमेंट। अब देखते हैं बजट के बाद क्या संदेश दिया है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। बजट देखने को कम ही मिलते हैं जिसमें शुरू के 1-2 घंटों में ही इतने सकारात्मक रिस्पांस आए। कोरोना के चलते कई एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे थे सरकार आम नागरिकों पर बोझ बढ़ाएगी, लेकिन फिस्कल सस्टेनेबिलिटी के प्रति अपने दायित्वों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजट साइज बढ़ाने पर जोर दिया। हमारी सरकार ने निरंतर प्रयास किया है कि बजट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मुझे खुशी है कि आज अनेक विद्वानों ने इस बजट की ट्रांसपेरेंसी की सराहना की है। अब बात करते हैं LIC के बारे में, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के बारे में। सरकार ने इस बजट में फैसला लिया है कि हम LIC का IPO लेकर आएंगे। दोस्तों, IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि जब कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होती है। तो अब आप लोग भी शेयर मार्केट में LIC के शेयर्स खरीद सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है बजट में, जो कि 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को डिसइन्वेस्ट करने का है। दोस्तों, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब आप अपनी हिस्सेदारी किसी चीज में बेचते हो, और सरकार ने इन 2 बैंक्स का नाम अभी रिवील नहीं किया। मेरे को जानता नहीं है ये। और अब बात करते हैं PF के बारे में, यानी कि प्रोविडेंट फंड के बारे में। सरकार का कहना है कि प्रोविडेंट फंड से मिलने वाले इंटरेस्ट के ऊपर आपको टैक्स पे करना होगा। सरकार का मानना है कि लोग ज्यादा पैसे के लालच में प्रोविडेंट फंड में ज्यादा से ज्यादा पैसा डालते हैं, तो इसीलिए उन्हें काफी बेनिफिट हो रहे हैं। तो अब सरकार 2.5 लाख से ज्यादा मिलने वाले ब्याज के ऊपर टैक्स लगाएगी। तो यहाँ मेरा क्वेश्चन फाइनेंशियल मिनिस्टर मिस निर्मला सीतारमण जी के लिए
यही है कि पीएफ में जमा पैसा लगता तो मार्केट में ही है ना। कमाल है। अब बात बैड बैंक के बारे में। एक ऐसा बैंक जो दूसरे बैंक के फंसे हुए कर्ज को खरीद लेता है और फिर खुद से पैसे वसूल करने की कोशिश करता है। इसको भी मंजूरी बजट में मिल चुकी है। मच्छर ने आपको काटा वो उसका जुनून था, आपने खुजली की वो आपका सुकून था। बजट के बाद हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुख्य फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ केयर सेक्टर को बताया। सर अच्छा ही रहेगा क्योंकि इसका मतलब है खर्च कर रहे हैं सरकार, इसके कारण एफडी फिस्कल डेफिसिट इतना तक पहुंचा है। जब खर्च कर रहे हैं और क्वालिटेटिवली अच्छा खर्च कर रहे हैं उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। असर यही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने में हर एक आदमी का हाथ में और पैसा होगा जिससे डिमांड बढ़ेगी। सो द वर्चुअस साइकिल गेट्स बिल्ट। अगर हम बात करें हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में तो हम सभी ने देखा है कैसे दिल्ली में लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस के कारण, क्योंकि वहां गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बेड्स की कमी के कारण लोगों ने गेट पर ही अपनी जान गंवा दी है। तो इसी के कारण ही नरेंद्र मोदी सरकार ने इस साल 2021-22 के बजट में हेल्थ केयर सेक्टर में टोटल अलॉट किए हैं 2,24,000 करोड़ रुपीस। एक बात मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 2,24,000 करोड़। तो अगर हम कंपेयर करें पिछले साल के बजट में टोटल अलॉट हुए थे हेल्थ केयर सेक्टर में 94,000 करोड़, तो सीधा 137% का राइज इस बार बजट में हेल्थ केयर सेक्टर के लिए अलॉट हुआ है। अगर हम बात करें 2,24,000 करोड़ को सरकार ने कैसे अलॉट किया है, कैसे डिवाइड किया है, तो सरकार ने 71,000 करोड़ लगाए हैं हेल्थ मिनिस्ट्री के ऊपर, 60,000 करोड़ लगाए हैं ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन के ऊपर, और सरकार ने 36,000 करोड़ रुपीस एलोकेट किए हैं स्पेशल ग्रांट के लिए जो है ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन के ऊपर। तो अगर हम बात करें वैक्सीन के बारे में तो सरकार ने इस बजट में टोटल 35,000 करोड़ रुपीस एलोकेट किए हैं फ्री वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो इससे तो यही लगता है कि इस बार बहुत बड़े तबके को वैक्सीन फ्री में मिले। अगर मैं बात करूं न्यू हेल्थ स्कीम के बारे में जो कि सरकार ने इस गवर्नमेंट बजट में इंट्रोड्यूस की है, वो है आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। तो इस स्कीम में सरकार का फोकस रहने वाला है ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स बिल्ड कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस को ओपन कर सके। सरकार ने अपना टारगेट बताया है जो कि सरकार अचीव करेगी, वो है 11,000 अर्बन एरियाज और 17,000 रूरल एरियाज में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने का। बेसिकली हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में आपको फ्री में मेडिसिन मिलेगी, छोटी मोटी बीमारियों का आप यहाँ चेकअप करा सकते हैं और टेस्टिंग की सुविधा भी आपको इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में मिल जाएगी। तो सरकार ने कहा है कि हम टोटल 64,000 करोड़ रुपीस इस आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए एलोकेट करेंगे, वो भी पूरे 6 सालों में। तो अगर मैं इस हेल्थ सेक्टर के बजट को कवर करने की कोशिश करूं तो हमें बड़े बड़े आंकड़े तो मिल जाते हैं, लेकिन जब इनका ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन होगा तभी हमें इसका रिजल्ट पता चलेगा। तो लेट्स वेट, तो देखते हैं कैसे ये बजट एलोकेट होता है हेल्थ सेक्टर का, जो कि 2,24,000 करोड़ रुपीज़ का है। So let's see. naughty अब देखते हैं विपक्ष के नेता पी चिदम्बरम जी ने बजट के बारे में क्या कहा। उन्होंने कहा कि इस बजट से हमें निराशा हाथ लगी है और पिछली बार की बजट की तरह इस बजट की भी पोल जल्दी खुलेगी। मनमोहन सिंह की सरकार में वित्त मंत्री रहे पी चिदम्बरम जी ने ये कहा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने तो डिफेंस बजट की बात ही नहीं कही है इस बजट में। उन्होंने कहा कि चुनावी राज्यों के लिए बड़े बड़े ऐलान किए हैं लेकिन लोग बेवकूफ नहीं हैं। Only to deceive. She deceived the people of India, especially the poor, the working class, the migrants, the farmers, the industrial units that had been closed down permanently, and those who had lost their jobs, both regular and informal,
and are still looking for jobs. She deceived those who were listening to her speech, especially the members of parliament, who had no clue that she had imposed cesses on a large number of products, including petroleum and diesel. Rupees 2.5 on petrol per litre and rupees 4 on diesel per litre is a cruel blow to the average citizen, including the farmers. वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने जमकर केंद्र सरकार के बजट की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि ये देश का पहला पेपरलेस बजट है, पर इसमें सब कुछ बेचा जा रहा है। उन्होंने कार्यक्रम में ये कहा कि देश का रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट सब कुछ बेचा जा रहा है। ये लोग पूरे देश को बेच देंगे। देखिए आप। ফার্স্ট পেপারলেস বাজেট মানে পেপারে আর আপনি দেখতে পাবেন না, ওটা কোথায় লুকিয়ে রেখে দেবে একটা আইটিতে চুপচাপ করে, ওই মালপোয়ারা রেখে দেবে লুকিয়ে। রেলওয়ে সোল্ড বিক্রি, এয়ারপোর্ট সোল্ড বিক্রি, পোর্ট সোল্ড বন্দর বিক্রি, ইন্স্যুরেন্স সোল্ড বিক্রি, পিএসইউ আরো 23টা বিক্রি, কোল রেল সেল গেল কারো ছুটি নেই, সব বিক্রি করে দিয়েছে। দেশটাকেই বিক্রি করে দিয়েছে বন্ধু, একটু ওদের বিক্রি করে দিন না। ওদের দেশ থেকে বলুন ভাই কত টাকা দিলে যাবে, কত টাকা দিলে যাবে। हाथों की पहलवानी अब तक गलों का। तो दोस्तों कैसे लगा आपको इस साल के बजट का सफर मेरे साथ करके, और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर कर सकते हैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि आपको इस साल का बजट कैसे लगा। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक्स अ लॉट।